अच्छी जगह से उसको खरीद कर ला रहे होते हैं, तब भी कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स इंसान को अपने जहन में रखने चाहिए कि पेट जो है ये हमें नुकसान ना पहुंचाए। एक डोमेस्टिकेटेड पेट जो हमें किसी ने गिफ्ट किया उसकी टेक केयर वो बिल्कुल डिफरेंट है। कैट थोड़ी सी भी अग्रेसिव है, उसने आपको प्यार से भी स्क्रैच कर दिया तो उससे कैट स्क्रैच फीवर है, तो उसमें ह्यूमंस के अंदर लिम्फ नोड्स फॉलन होने शुरू हो जाते हैं, बड़ा हाई फीवर रहता है इंसानों को। तो खुदा ना ख्वास्ता डेथ भी हो सकती है क्या? इम्यूनिटी अगर कम हो तो किसी और इन्फेक्शन की वजह से डेथ हो जाती है। डॉग बहुत प्यार से आपको देख रहा होता है बाहर, आप कहते हैं कि हमने इसको खाना भी दिया है, तो जब आप जैसे इसको अप्रोच करने लगते हैं वो अटैक कर देता है आपको। तो इवन अगर डॉग वैक्सीनेटेड है या नहीं वैक्सीनेटेड, तो प्रिकॉशनरी तौर पे ह्यूमंस को वैक्सीनेशन लगवानी पड़ती है रेबीज के अगेंस्ट। जिसने भी डॉग अपने घर पे रखना है उसको वैक्सीन खुद भी करवानी पड़ेगी? खुद भी करवानी पड़ेगी, डॉग्स और कैट्स दोनों पे। अच्छा, जिसने भी घर पे रखे हुए खुद भी उनको डिवॉर्म कर सकता है, आपको लेकर जाने की जरूरत नहीं है? कोई भी जो डीवॉर्म है ना उसके लिए हमें क्लिनिक पे जाने की जरूरत नहीं है। ये जरा प्रॉब्लम होता है कैट्स में, कैट्स के अंदर टैबलेट तो बिल्कुल नहीं लेती है ना, तो टैबलेट्स हमें उनके थ्रॉट के अंदर फेंकनी पड़ती है, तो थ्रॉट के अंदर लेके जाके आगे से हम पुश करते हैं तो फिर टैबलेट जाती है। तो इसके लिए अभी तो मॉडर्न अब हर जगह पे मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी आ गई है, पिल गन आ गई है, तो पिल आप अंदर डाल देते हैं गन में, वो डायरेक्टली डाल देते हैं। अच्छा, मैं पहली दफा सुन रही हूँ पिल गन के बारे में। मैंने पहले कभी भी नहीं सुना कि इस तरह की कोई चीज होती है। कि अब पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में पिल गन अब तो बहुत इजीली मिल जाती है। अब पाकिस्तान की प्रैक्टिस भी बड़ी मॉडर्न हो गई है। जब हमने स्टार्ट की थी बैक इन 2017 तब इतनी ज्यादा मॉडर्न प्रैक्टिस नहीं थी, क्लिनिक्स भी बहुत कम थे। अब जैसे डेंटिस्ट के आप क्लिनिक देखेंगे ना कि लाहौर में अगर कोई एक स्ट्रीट में 2 या एक तो क्लिनिक आपको लाजमी मिलेगा। इसी तरह वेटनेरियंस के बिना एक जो एरिया है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जोहर टाउन में मोर देन 20 to 30 क्लिनिक्स हैं। ग्रेट। तो अब इसका भी अवेयरनेस बढ़नी अब शुरू बड़े हो गया। शहरों से ही शुरू होगा ऑब्वियसली, क्योंकि छोटे शहरों में तो हम अब कुछ भी नहीं कह सकते। लाहौर, इस्लामाबाद, बड़े शहर जो हैं इनमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवेयरनेस आई है। अगर हम वही अभी बर्ड्स की बात कर रहे थे, मुर्गियों की और तोतों वगैरह की बात कर रहे थे, इनको भी डिवॉर्मिंग कितने अरसे बाद करवा लेनी चाहिए? डिवॉर्मिंग एवरी 3 मंथ्स, ये हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, लेकिन डिपेंड करता है। अगर फॉर एग्जांपल एक चिक्स हमने घर पे रखे हैं, लेट्स से अगर हम मुर्गियों की बात करते हैं, अगर वो हमारे घर पे हैं और उनको अगर हमने डिवॉर्म नहीं करवाया, आप देख रहे हैं कि उसने जो ड्रॉपिंग्स की हैं, उन ड्रॉपिंग्स के अंदर आपको कोई मूविंग ऑब्जेक्ट फील हो रहे हैं, इसका मतलब है कि उसके अंदर वर्म्स हैं। तो अगर वर्म्स अगर आपको नजर आ रहे हैं 2 महीने के बाद, तो आप तब भी करवा सकते हैं। तो लेकिन जो स्टैंडर्ड होते हैं ना फॉर प्रिवेंशन, दैट कैन बी एवरी 3 मंथ्स। तो जो अगर हम ट्रीटमेंट के तौर पे करते हैं फिर वो डिफरेंट पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हमें डिवॉर्मिंग हर 3 महीने बाद हर पेट की जो बर्ड हमारे पास रखा हुआ है उसकी करवाने की ज़रूरत है, और फिर उसके बाद इनमें बीमारियों के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जो वर्म्स इन्फेस्टेशन से जो भी डिजीज लगती है ना, उसके चांसेस बहुत और ज्यादा फ्लू कम। वगैरह और ये चीज़ें होती हैं, इसको रोकने के लिए फिर क्या करते हैं? जो फ्लू है ना, फ्लू एक बहुत कॉमन साइन है जो हमें बर्ड्स के अंदर मिलता है। कि फ्लू सबसे, कोई भी अगर बर्ड्स को एग के रिलेटेड भी डिजीज होगी ना, जिसे एग ड्रॉप सिंड्रोम कहते हैं, ये एक स्पेसिफिकली डिजीज है बर्ड्स के अंदर, इसके अंदर भी हमें रेस्पिरेटरी साइंस मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर बर्ड रेस्पिरेटरी वो होते हैं जो कि वायरल डिजीज होती है, राइट? जो सांस के रिलेटेड जरिए ट्रांसमिट होती है जी। ओके। और उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल एक बर्ड को डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है कि खाने की खुराक की नाली में उसको कोई मसला है, तब भी हमें उसको सांस के मसले देखने को मिलेंगे। सही। तो सांस के मसले, तो कोई भी बर्ड को डिजीज होगी ना, तो वो एंड में उसके रेस्पिरेटरी साइंस आने ही आने हैं। तो इस चीज को, फ्लू को अगर हमने प्रिवेंट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास वैक्सीनेशन होती हैं। तो वो वैक्सीनेशन में न्यू कैसल डिजीज की वैक्सीनेशन होती है, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, ये हमारी ब्रोंकस होती हैं जो ट्रेकिया से लंग्स के अंदर जाती हैं, तो उसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन होती हैं। ये वायरल डिजीज तो ये भी टाइम टू टाइम करवानी होती है? ये टाइम टू टाइम करवानी होती है। पहली वैक्सीनेशन लगती है जब अंडे में से चूजा निकलता है डे 0 पे। दूसरी रानी के, जिसका आपने कहा न्यू कैसल डिजीज की होती है, उसके बाद ये प्रोटोकॉल डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम पोल्ट्री फार्म की बात करते हैं तो वहां पे फिर हम 7th डे पे न्यू कैसल डिजीज की करते हैं। सम टाइम ऐसे होता है कि अच्छा फ्लॉक हो तो हम न्यू कैसल और इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस दोनों की वैक्सीन इकट्ठी भी कर सकते हैं। सही। तो फिर उसके बाद 10th डे पे दोबारा वैक्सीन होती है, फिर 3 वीक्स के बाद दोबारा बूस्टर लगते हैं रानी खेत के। ओके ओके ओके। अगर किसी ने सिर्फ घर पे 2-3 बर्ड्स रखे हुए हैं, उसको भी सेम प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे? बिल्कुल सेम चाहे करना आप पड़ेगा। पोल्ट्री फार्म आपका नहीं भी है, आपने 2-3 मुर्गियां, 2-3 तोते, इस तरह की कोई चीज रखी हुई है, तो आपको बार बार उसकी वैक्सीनेशन करवानी पड़ेगी। लेकिन कॉस्टली, वही मैंने आपसे पूछा था कि कितना कॉस्टली होता है, तो आपने कहा था कि नहीं है इतना कॉस्टली। हर आम इंसान के लिए आसान है इसको बेयर करना कॉस्ट? डिवॉर्मिंग तो बहुत ज्यादा इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन यस, इट्स एक्सपेंसिव।
वैक्सीनेशन फॉर एग्जांपल अगर हम पैरट्स की बात करें ना, ये एग्जॉटिक्स में आते हैं, तो एग्जॉटिक्स की वैक्सीनेशन इंपोर्टेड होती है और वो बहुत महंगी होती है। अब जो पैरट्स की अपनी वैक्सीन है ना, जो बाहर से हम जर्मनी से या कोरिया से जो पाकिस्तान में इंपोर्ट होके आती है ना, वो वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट तकरीबन 2000 से 3000 रुपए तक की लगती है। तो बर्ड ओनर कहते हैं मेरा बर्ड तो बिल्कुल ठीक है, मैं क्यों वैक्सीन करवाऊं इसकी। फिर जब वो मरते हैं बेचारे, सब मर जाते हैं। तो फिर वो आते हैं हमारे पास के डॉक्टर अब बचा लें, अब इसकी। अच्छा, एक और भी मैं आपको बात बताऊं, कभी भी सिक बर्ड की वैक्सीनेशन नहीं होती। तो हमेशा वैक्सीनेशन तब होती है जब बर्ड बिल्कुल हेल्दी हो। हमें हल्का सा भी डाउट हो ना कि ये बर्ड थोड़ा सा सिक है या ये भी ढीला हुआ है, तो हम उसकी वैक्सीन नहीं करते। अक्सर पेशेंट ऐसे होते हैं हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब अभी हमारे जो पेशेंट है वो बिल्कुल अब मुझे लग रहा है कि आज इसने खाना नहीं खाया, जल्दी से इसकी वैक्सीन कर दें। तो फिर हम उन्हें कहते हैं कि हम आपको कितनी देर से समझा रहे थे कि आप इधर आएं, वैक्सीनेशन करवाएं, और ताकि हम इस तरह की चीजों को अवॉइड कर सकें। तो वैक्सीनेशन की जो कॉस्ट बर्ड में है वो भी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू डीवॉर्मिंग। और कैट्स एंड डॉग्स की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 5000 के करीब होते हैं एक शॉट। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा लगवा रहे हैं, फर्स्ट शॉट है फिर बूस्टर है। इसी तरह रेबीज की वैक्सीनेशंस हैं, वो भी हमने लाजमी करवानी होती हैं। उससे हम अपनी बेसिकली सेफ्टी करते हैं। एक ऐसी वैक्सीनेशन होती है जिससे हम पेट्स की सेफ्टी करते हैं, जैसे उसके अंदर 3 मेजर डिजीज हैं स्पेशली कैट्स में। तो उसको हम, ये मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन पूछे थे। कैट्स के आने से पहले मैं अभी बर्ड्स पे थोड़ी सी अटकी हुई हूँ। मैं वही पूछना चाहूंगी कि अगर एक बर्ड सिक हो गया है तो फिर आप उसको कौन सी मेडिसिन से ट्रीट कर सकता है पेट ओनर, या फिर उसको कौन सी मेडिसिन नहीं देनी बर्ड को स्पेसिफिकली? बर्ड्स के अंदर ऐसे होता है कि जब कभी भी बर्ड सिक होता है ना, तो नॉर्मली बर्ड्स हमारे पास आते ही, जैसे भी आपने पॉडकास्ट के शुरू में मेंशन किया कि ये ना फौरन ढीले हो जाते हैं और हम देखते हैं कि इनकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो बर्ड्स के अंदर जो सबसे अच्छा डायग्नोस्टिक होता है ना, वो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होता है। हमारे पास ऐसे बर्ड्स आते हैं, हम उसको पोस्टमार्टम करते हैं, तो उनके ऑर्गन के लियन की बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी डिजीज है। फिर जब ऑर्गन्स हम देखते हैं, ऑर्गन खोलते हैं, उसके अंदर से फिर हम सैम्पलिंग करते हैं। वो सैम्पलिंग को फिर हम ग्रो करते हैं। अब वायरल इन्फेक्शंस के लिए अपने इसके प्रोसीजर्स हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अपने, उनको ग्रो करके फिर अंडर द माइक्रोस्कोप फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को हम चेक करते हैं। फिर हमें कंफर्मेशन होती है, उसकी बेस पे इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो उसकी तो डेथ हो चुकी ना, जो आपके पास आया था, लेकिन अगर आपके पास कोई बीमार आया है तो फिर आप उसको उन्हीं जो पुराने आपके जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं उसकी बेस पे आप उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। तो ये जो मैंने भी आपको प्रोटोकॉल बताया, ये डेड एनिमल्स का है। तो इस डेड एनिमल्स की वजह से सारे एनिमल्स दूसरे हम सेव कर सकते हैं। ये बेसिकली ऐसा डायग्नोस्टिक है जो कि स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में होता है कि इसकी वजह से अभी हमें पता लग गया हमारे फ्लॉक में कौन सी डिजीज आई हुई है। तो फिर हम जो इसके अंदर डिजीज आई हुई है उसको एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। तो ये बर्ड्स को नहला सकते हैं? बर्ड्स को नहीं नहलाना नहीं चाहिए, स्पेशली जब एग्जॉटिक्स की बात करें तो बर्ड्स ये खुद ही नहाते हैं। लाइक पिजन्स की अगर बात करें ना, अगर आपके घर में कोई बड़ा पानी का बाउल है तो उसके अंदर अगर आपने रखा हुआ है तो गर्मियों के अंदर ये खुद ही नहाना शुरू कर देते हैं। अब जैसे मुर्गियां हैं, ये मट्टी के अंदर नहाती हैं, इनके पास मट्टी रेत रख दें तो ये खुद ही नहाना शुरू कर देती हैं। तो कुछ लोग हैं, जैसे बाहर अगर मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो वहाँ पे हमारे पास ग्रूमिंग सेंटर्स हैं, तो वहाँ पे पैरट्स के लिए वो लोग बात के लिए आते हैं, बात के लिए, नेल ट्रिमिंग के लिए, बीक रैस्पिंग के लिए। तो इसके लिए वो प्रॉपर उनको इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं ना, कि वो बड़े आराम से स्पा में जाते हैं इंसान, वैसे भी पैरट का भी कोई स्पा होता होगा बाहर। यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, अगर हम पेट्स की बात, वो पेट्स जो आम तौर पे हर किसी के घर पे होते हैं, बिल्लियाँ और कुत्ते, इस तरह ये वाले पेट्स तो हर दूसरे बंदे ने रखे होते हैं। अगर बिल्लियों की स्पेसिफिकली बात करें, अब अगर हम, बहुत सारी स्ट्रे कैट्स भी आजकल आती हैं, लोग उठा, बच्चे होते हैं वो उनसे प्यार करते हैं, उठा के घर पे ले आते हैं और उनको शायद पालना शुरू कर देते हैं। अब क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं स्ट्रे कैट्स को लेके, या और डोमेस्टिक दूसरी जो कैट्स होती हैं जैसे पर्शियन कैट्स होती हैं, वो देखने में तो बड़ी साफ़ सुथरी होती हैं, बड़ी अच्छी जगह से उसको ख़रीद कर ला रहे होते हैं, तब भी कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स इंसान को अपने जहन में रखने चाहिए कि पेट जो है ये हमें नुकसान ना पहुँचाए? जी बिल्कुल, इसमें ये होता है कि अब जब जो स्ट्रे कैट्स है ना, उनकी टेक केयर बिल्कुल डिफरेंट है, उनकी प्रिवेंशन बिल्कुल डिफरेंट है। एक डोमेस्टिकेटेड पेट जो हमें किसी ने गिफ्ट किया या हमारे घर के अंदर पहले से हमने मार्केट से परचेज किया, उसकी टेक केयर वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब हम स्ट्रे कैट को अप्रोच करते हैं ना, तो स्ट्रे कैट के लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि स्ट्रे कैट रेबीज का एक बड़ा सोर्स बन सकता है। रेबीज के अंदर बहुत सारे ऐसे कार्निवोर्स हैं जिनके अंदर केनाइन होते हैं, वो बेसिकली रेबीज को ट्रांसमिट कर सकते हैं ह्यूमंस के अंदर। अगर आपके घर के बाहर स्ट्रे कैट भी है तो माइट भी उसको फंगल इन्फेक्शन हो, दैट कैन बी कॉन्टेजियस टू ह्यूमन।
तो वो फिर हुँ। ह्यूमन्स को भी लग सकता है और ये बड़ा एक जानलेवा तो नहीं होता लेकिन बड़ा बहुत इरिटेंट होता है कि रात को हुँ। आप सोते नहीं हैं, पूरी बॉडी को स्क्रैच ओह! करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर अगर कैट थोड़ी-सी भी अग्रेसिव है, उसने आपको प्यार से भी स्क्रैच कर दिया, तो उससे हाँ। कैट स्क्रैच फीवर है, वो होना शुरू हो जाता है। उसमें ह्यूमन्स के अंदर लिम्फ नोड्स स्वॉलन होने शुरू हो जाते हैं और उसमें कंटीन्यूअसली 7 डेज़ तक एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं और बड़ा हाई फीवर रहता है हुँ। इंसानों को। तो खुदा ना ख़ास्ता डेथ भी हो सकती है क्या? वर्स्ट केस सिनेरियो में इसमें इम्यूनिटी अगर कम हो तो किसी और इन्फेक्शन की वजह से डेथ हो हुँ। जाती है, लेकिन ये कैट स्क्रैच फीवर एज़ सच डेथ का कॉज़ नहीं ओके। बनता। हुँ। तो फिर उसके बाद जब हम अप्रोच करते हैं, तो एक तो ये हमें अपनी वो वाली चीज़ें देखनी चाहिए जो ह्यूमन्स के अंदर आती हैं, ऐसी डिज़ीज़ को ज़ूनोटिक डिज़ीज़ कहते हैं। हुँ। तो कोई ऐसी ज़ूनोटिक डिज़ीज़ तो हम उससे कैच नहीं कर रहे हैं। अब डॉग्स के अंदर ऐसे होता है कि डॉग बहुत प्यार से आपको देख रहा होता है, बाहर आप कहते हैं कि हमने इसको खाना भी दिया है। तो जब आप जैसे हुँ। इसको अप्रोच करने लगते हैं, वो अटैक कर देता है आपको। हुँ। अब हमें पता नहीं होता कि उसका इंटरेक्शन हुआ है किसी वाइल्ड एनिमल या रैबिड एनिमल से या नहीं। तो अगर वो आपको अटैक करेगा, तो इवन अगर डॉग वैक्सीनेटेड है या नहीं वैक्सीनेटेड, तो प्रिकॉशनरी तौर पे ह्यूमन्स को वैक्सीनेशन लगवानी पड़ती है रेबीज़ के अगेंस्ट ओके। ह्यूमन्स को। अगर डॉग वैक्सीनेटेड नहीं भी है या वैक्सीनेटेड है, हुँ। दोनों केसेस में ह्यूमन को तो वैक्सीन जिसने भी डॉग अपने घर पे रखना है उसको वैक्सीन खुद भी करवानी पड़ेगी? खुद भी करवानी पड़ेगी, डॉग्स और अच्छा। कैट्स दोनों पे। ओके। तो इसके लिए अगर आप प्रिवेंटिव के तौर पे करवाना चाहते हैं तो इसे प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। हुँ। ये प्री एक्सपोज़र होता है कि अभी मुझे रेबीज़ बाइट का एक्सपोज़ नहीं हुआ, तो मैं प्री एक्सपोज़र के तौर पे वैक्सीन करवा रहा हूँ। तो ये हमें करवा लेनी चाहिए। तो अगर किसी के ने घर पे नहीं करवाई और कैट वैक्सीनेटेड है, फिर भी उसने बाइट कर लिया है, तो सबसे पहले हम वुंड की मैनेजमेंट करेंगे जो कि हमें ह्यूमन हुँ। फिजिशियंस बताते हैं। पायोडीन के साथ अच्छे से क्लीन करें, ओपन रखें वुंड को हुँ। और उसके बाद फिर हम इसकी पोस्ट एक्सपोज़र करवाएँगे, अगर तो बाइट होगी।